गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट पोजीशंस डिजिग्नेशन क्या है। अगर आपको अपने कंट्री के अंदर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब फाइंड आउट करना हो, कुछ होते हैं प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे हम टीचिंग करते हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर होते हैं जो कि इनका एक अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो क्या प्रोसेस है, कितने पोजीशन है और हर एक पोजीशन के लिए, हर एक सेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन एक टीचर की होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक रूट मैप है, कंप्लीट मिनी कोर्सेज को समझ ले, जिसके अंदर हम डिफरेंट टीचिंग पोजीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, खासकर हम जब आगे जाएंगे आपको मैं बताऊंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर होते हैं वो कुछ होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, या आप कह सकते हैं लैंग्वेज सेंटर, और स्पेसिफिक जो कि फार्मल एकेडमिक जर्नी है, हम लोगों की एजुकेशन की फार्मल एकेडमिक जर्नी वो स्टार्ट हो जाती है स्कूल से, फिर कॉलेज की तरफ, ठीक है, या हाई स्कूल समझ ले, कॉलेजेस, फिर लास्ट में फॉल करती है ये यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब ये बात तो सच है कि हर एक सेक्टर में, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो, इनके लिए टीचर की पोजीशन डिफरेंट है। और जिस तरह हम स्कूल से आगे जाएंगे सीढ़ी में यूनिवर्सिटी की तरफ, तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी टफ होता जाता है, और साथ में यहाँ पे टीचर की जो सैलरी है वो भी बढ़ती है। पहले हम बात करेंगे स्कूल्स में। स्कूल से लेवल पे अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट रोल्स आते हैं, टारगेट रोल्स टीचर के लिए, जैसा कि पीएसटी टीचर या एसएसटी टीचर। पीएसटी होता है प्राइमरी स्कूल टीचर, जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ या फोर्थ क्लास तक स्टूडेंट को पढ़ाता है, प्राइमरी स्कूल टीचर, जिसके लिए पहले था आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरमीडिएट यानी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन। आजकल जो कि रिक्वायरमेंट है वो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, ये बैचलर डिग्री, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हो। इस तरह एसएसटी या ईसीएसटी में, राइट, सेकेंडरी स्कूल टीचर, जिसमें 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के स्टूडेंट आ जाते हैं। एसएसटी टीचर इन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं मोस्टली। तो यहाँ इसके लिए आपकी कम से कम जो क्वालिफिकेशन है आपकी मिनिमम वो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो फिर तो ज़्यादा क्या है, आप एडवांटेज में हो। इनकी स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 14 से लेकर बीपीएस जो है यहाँ 14 से लेकर 17 तक जा सकती है उनकी स्केल्स। जैसा कि एसएसटी की सॉरी पीएसटी की 14 से ही स्टार्ट हो जाती है स्केल, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्केल उनको दिया जाता है, और उनकी सैलरी भी स्केल की बुनियाद पे ही होती है। जो की रिक्वायरमेंट है इन पोजीशंस के लिए वो मास्टर डिग्री हो, ज़्यादा अच्छी बात है। बीएड या एमएड प्रेफर किया जाता है, तरजीह दी जाती है अगर किसी के पास हो। हालांकि ये मैंने सबसे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट बता दी। आपकी 14 ईयर एजुकेशन हो स्पेसिफिकली केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में, जब आप गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, पीएसटी या एसएसटी, तो आपकी कम से कम 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है। बीएड एक एजुकेशन डिग्री है, एक प्रोफेशनल डिग्री है टीचर के लिए। ये साथ हो तो ज़्यादा क्या है, आप एडवांटेज में हो। अब तो ये डिफरेंट जगह से आते हैं, प्रोविजनल सतह पे भी आते हैं, और फेडरल जो डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन है एफडीई, वहाँ से भी ये पोस्ट आ जाती है, ठीक है। स्कूल्स के बाद आ जाती है हम लोगों का जो एजुकेशन सेक्टर है थोड़ा हायर स्कूल से, वो है कॉलेजेस। डिफरेंट कॉलेजेस आ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे रोल होता है टीचर, यहाँ पे जो एक्चुअली एंटर करते हैं पोजीशन में वो है लेक्चरर, ठीक है। एफई के लिए, एफएससी के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ साइंस, या अगर आपका जो कंप्यूटर साइंस होते हैं वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो डिफरेंट टीचर जो है लेक्चरर वो 12th और 11th ग्रेड के स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ ये भी याद रखें कि कॉलेजेस को कुछ होते हैं डिग्री कॉलेजेस, जिसमें बीएसबी होता है, वो डिग्री कॉलेजेस जो इसका कोई एफिलिएशन होता है किसी भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो भी डिग्री ऑफर कर सकती है। तो जो लेक्चरर होते हैं स्पेशली 17 के, ठीक है, जो स्केल 17 पे होते हैं, जिसके एक कंप्लीट बीएस डिग्री होती है 14 एजुकेशन की, बीएड के साथ या बीएड ना हो, फिर भी वो लेक्चरर के लिए एलिजिबल है। लेकिन लेक्चरर के लिए या कॉलेज लेवल पे अगर आपके पास एमफिल हो, जो स्टैंडर्ड मास्टर डिग्री है, या एमफिल, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट सबसे स्ट्रांग दी की जा सकती है, सबसे स्ट्रांग कंसीडर की जाती है, ठीक है।
तो इसलिए टारगेट रोल यहाँ पे लेक्चरर हो सकता है, स्केल 17, राइट, 17 से फिर आगे आप जा सकते हो, ठीक है। तो जो की रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर या एमफिल या आपका जो सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन हो, 4 ईयर डिग्री जो है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर। जब आगे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आ जाती है जिसके डिफरेंट टारगेट रोल होते हैं। लेक्चरर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 18 के, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं जिसकी 19 स्केल होती है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इनके लिए जो की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है जो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। जो इनकी स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने के लिए एमफिल, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है पीएचडी, ठीक है। क्या है? पीएचडी की डिग्री, रिसर्च है जो कि आपने किया हो, तो तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। आप थोड़ा हम ये तो मैंने थोड़ा सा समरी दे दिया, स्पेसिफिकली अंदर जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देखें लेक्चरर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि 17-18 स्केल पे फॉल करते हैं लेक्चरर, और असिस्टेंट प्रोफेसर 19 स्केल पे। तो मिनिमम एजुकेशन लेक्चर के लिए आपकी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर या एमफिल डिग्री, यानी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन इन रिलेवेंट फील्ड, ये याद रखें, ठीक है। ये ना हो तो BS 14 ईयर एजुकेशन भी, 16 ईयर एजुकेशन भी लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, स्पेशली हमारी कंट्री में। एकेडमिक हिस्ट्री में नो थर्ड डिवीजन एकेडमिक करियर रिलैक्सेबल इफ होल्डिंग हायर डिग्री, ठीक है। अगर हायर डिग्री ना हो तो स्पेसिफिकली अगर आपका सिर्फ एजुकेशन मास्टर या 16 एजुकेशन तक हो, फिर तो आपकी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए एकेडमिक करियर में, ठीक है। एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन की बात की जाए तो कोई भी रिक्वायरमेंट इस तरह नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट एलिजिबल है। नॉन एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक टेस्ट के थ्रू होता है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो आपकी एज लिमिट है 22 से लेके राइट 18 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट अब 18 ईयर से ज़्यादा भी हो, सॉरी 28 से फिर भी चलेगा। जो अमूमन रिलैक्सेशन दी जाती है 5 ईयर प्लस, तो 35 ईयर तक भी चल जाती है, 40 ईयर तक। तो इसलिए आपको एज ए लेक्चरर बनने के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर या एमफिल हो, 18 ईयर एजुकेशन हो, आप एलिजिबल है। आपके एकेडमिक करियर में थर्ड डिवीज़न ना हो, यानी फर्स्ट सेकंड डिवीज़न आपने ली हो, वेल एंड गुड, ठीक है। चलो आपने कोई पब्लिकेशन नहीं की, कोई चीज़ पब्लिश नहीं की, बुक्स वगैरह, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल हो एज अ फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए जिसके लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर होती है पीएचडी रेलेवेंट फील्ड में, HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान का। इनकी एकेडमिक हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये चेंज करती है, वेरी करती है बाय यूनिवर्सिटी। पीएचडी यूजुअली ओवरराइड पास माइनर डिवीजन, ठीक है। एकेडमिक हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफरेंट होती है एकेडमिक हिस्ट्री। तो कुछ लोग फॉरेन से PhD करके ला जाते हैं जो कि अच्छा मार्जिन लेके साथ चलते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से PhD की हो फिर भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो सिर्फ क्राइटेरिया है HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके PhD हो तो फिर क्या हो, आप एलिजिबल हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री ली हो, आप एलिजिबल है। एक्सपीरियंस जो है या पब्लिकेशन जो है वो इतना स्ट्रिक्टली तो रिक्वायर नहीं करते इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन क्योंकि PhD के लिए तो फ्रेश कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन PhD के अंदर बजाते खुद लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, तो इसलिए उनकी डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश हो जाती है, क्योंकि PhD तो उनको वैसे फ्री में नहीं मिलती ना। तो इसलिए उनकी पब्लिकेशन के अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पब्लिकेशन वो आपसे नहीं मांगते। हाँ, PhD के दौरान आपने जो कुछ पढ़ा हो, जितना आपने रिसर्च किया हो, जो आप जितना आर्टिकल आपने पब्लिश की हो, वो तो ज़रूरी है। उसके बाद तो आपकी PhD भी पूरी नहीं हो सकती। एज लिमिट 25 से लेकर 35 ईयर तक इनकी एज लिमिट है। PhD होल्डर में रिसीव 3 इयर्स रिलैक्सेशन, क्योंकि उसने चूँकि एजुकेशन ज़्यादा किया है तो 3 ईयर रिलैक्सेशन उनको मिल सकती है PhD होल्डर जो है।
देखो पाकिस्तान में ना इस तरह के एजुकेशन को रिसीव करने के लिए अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा टाइम रिक्वायर्ड होता है, याद रखें। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान का जो रूट है एजुकेशन उसको ऐसो हट कर अगर आप यूके एजुकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये याद रखें कि वहाँ के अकॉर्डिंग जो RQF होता है या अफकल रेगुलेटरी जो क्वालिफिकेशन होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आप 2 ईयर के अंदर 20 डिग्री भी कर सकते हो या आप 1 ईयर के अंदर मास्टर भी कर सकते हो। ये एक थंबनेल है मेरा एक वीडियो का, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि उसका लिंक दे दो कि कम टाइम में किस तरह BSc मास्टर डिग्री घर बैठ के कर सकते हो या पाकिस्तान में डिफरेंट इदारों से कर सकते हो यूके से, अपना टाइम अपना मनी दोनों बचा के। तो क्या ये पॉसिबल है? आजकल बिल्कुल पॉसिबल है। आप वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। मैंने वहाँ पे एक कंप्लीट फ्रेमवर्क एजुकेशन यूके का एजुकेशन जो फ्रेमवर्क है वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने समझाने की कोशिश की है जो कि लेवल के अकॉर्डिंग फॉलो करती है। तो लाजमी देखिए इस वीडियो को, ये उसका थंबनेल है तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो क्या है? देखो ये तो हम जानते हैं कि इस तरह की जो वैकेंसीज आती है टीचिंग की, गवर्नमेंट टीचर की, तो वो डिफरेंट इदारों से आते हैं। एक तो है HPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो ये तो एक और फेडरल की तरफ से आती है। और एक है प्रोविजनल कमीशन जो है जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान PSC यानी खैर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये प्रोविजन सूबे की सतह पे है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैकेंसी हर ईयर हर साल एक साल या 2 साल बाद आ जाती है। तो आपने क्या करना है? अब जिस भी अगर आपने फेडरल के रूट से नहीं चलना है तो आप अपने प्रोविजनल कमीशंस के थ्रू जिस भी प्रोविंस से आपका डोमिसाइल है उसी पे अप्लाई करके आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको इनकी प्रोसेस से गुजरना होगा जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ईटा जो है स्पेसिफिक जो कि बॉडीज़ होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ईटा एक इदारा जो कि हर साल क्या कंडक्ट करती है ये टेस्ट इन इदारों के लिए, इन पोस्ट के लिए। ये याद रखें, regardless of the specific commission or university, the recruitment journey follow a rigid competitive 3-step pipeline। ये याद रखें जो वैकेंसीज आती है चाहे वो कमीशंस के थ्रू आ जाती है, डिफरेंट स्पेसिफिक कमीशन के थ्रू या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के थ्रू आ जाती है, जहाँ से भी आते हो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट जर्नी है आपकी, जो सिलेक्शन जर्नी है वो एक प्रॉपर 3 स्टेप एक सख्त कम्पिटेटिव रिजिड पाइपलाइन को फॉलो करती है। वो क्या है? ये 3 स्टेप पाइपलाइन जो है जिसके स्पेसिफिकली आपने पहला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, फिर आपका सेकेंड स्टेप में आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लास्ट में आपके पैनल इंटरव्यू होगी। इसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा कुछ मंथ के बाद, ठीक है। फिर आपकी एक वहाँ पे लोकेशन होगी, आपकी सिलेक्शन होगी। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में वो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, लोकेटिंग एडवर्टीजमेंट, सबमिटिंग फॉर्म, डिफरेंट कैंडिडेट अपने फॉर्म्स को सबमिट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लियरिंग चालान फीस, हर एक सेक्टर के लिए पोजीशन के लिए एक इनिशियल चालान फीस होती है जो कि हर एक कैंडिडेट को पे करने होती है। जब आपके फॉर्म वगैरह सब सबमिट हो जाते हैं फिर आपका किसी भी सेंटर में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें एक क्रूशियल रिटन एग्ज़ाम होगा डिज़ाइन टू एग्रेसिवली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। यहाँ से फिल्टर आउट होके जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं उसको फाइनल पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल इवैल्यूएशन होती है यहाँ पे 3 स्टेप में। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं आपके सामने, वो आपसे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो देखना चाहते हैं कि चलो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट तो पास किया, वो आपकी एबिलिटी को, कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, ये सारी चीज़ें, आपके पेशेंस को, लीडरशिप को, डिफरेंट जो सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल के, वो देखना चाहते हैं, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 स्टेप पाइपलाइन जो है हर एक टीचिंग जॉब जो है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, उसके लिए ज़रूरी है। अब अगर हम लोग देखें स्टेप 1 को, पाइपलाइन एंट्री लॉजिस्टिक जो है स्टेप 1, यानी वेयर हमने क्या कहाँ पे देखना है, ये चीज़ याद रखें। मेजर नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर, ठीक है। यानी लेट्स सपोज आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, आप नहीं जानते कि वैकेंसीज कब आएगी और कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब जिस तरह के हम लोगों ने देखा जो 3 स्टेप
जो पाइपलाइन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक सिंपल स्टेप में बता दिया कि आपने क्या करना है। अब चलो हम इसके अंदर जाते हैं, हर एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले स्टेप 1 की तरफ जाते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो क्या है। यानी जो एडवर्टीजमेंट आएगी, इश्तिहार आएगा डिफरेंट टीचिंग पोजीशन के लिए, आपको कहाँ पे वो मिल जाएगा, आपको कहाँ पे इसको देखना चाहिए, खुद को आप अपडेटेड के साथ रख सकते हैं इस तरह की वैकेंसी से। तो पहली बात तो ये, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट है, आपकी एजुकेशन वगैरह, तो आप अपडेट खुद को अपडेटेड रखने के लिए कोशिश करें, जो कि जितनी भी नेशनल या रीजनल न्यूज़पेपर्स है, अखबार आते हैं, उसको पढ़ा करें। आपको वहाँ पे मिल जाएंगी डिफरेंट वैकेंसीज, जब वो अनाउंस करते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जो ऑफिशियल कमीशन वेबसाइट है, ऑफिशियल कमीशन वेबसाइट जैसा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.pk या KPK पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.pk, तो ये जितनी भी कमीशन वेबसाइट है अपने वेबसाइट पे नई वैकेंसीज को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है, नेशनल जॉब बोर्ड जो है, जैसे कि NGP जो है, नेशनल जॉब बोर्ड और gov.pk, नेशनल जॉब पोर्टल पर भी, नेशनल जॉब पोर्टल पर भी ये वैकेंसीज वहाँ पे इनकी एडवर्टीजमेंट आती है। कमीशन वेबसाइट पर भी, न्यूज़पेपर पर भी, नेशनल जॉब पोर्टल पर भी, और साथ में आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है, जब भी कोई नई वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है इनकी टेस्ट की, तो यूट्यूब और फेसबुक टिकटॉक पे डिफरेंट लोग बैठे हैं, स्पेसिफिकली उनका यही काम है, कंटेंट क्रिएटर है, लोगों को अपडेट रखने के लिए डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप इनको सब्सक्राइब करके, इनको फॉलो करके वहाँ पे आपको अपडेट रख सकते हो खुद को इन वैकेंसीज़ के बारे में। वो सिर्फ आपको वैकेंसी का नहीं, बल्कि आपको अप्लाई करने का तरीका, सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, तो आपको एक पूरा गाइडलाइन मिल सकता है वहाँ से। आप चलो, आपको पता चला, आपको फिर कौन से एक्शन आपके लिए ज़रूरी है, क्या करना चाहिए इसके बाद। पहले तो कोशिश करें कि आप मैच किया करें, जो स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट है उसके लिए अपनी क्रीडेंशियल को आप उसके साथ मैच किया करें, क्या टीचिंग जॉब आई है और आपकी क्या डिग्री, क्या क्रीडेंशियल है। दूसरी चीज़ क्या किया करें, पे दी प्रोसेसिंग चालान फ़ी, जो कि 300 से लेकर 4000 तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्केल एंड बॉडी। कौन से टीचिंग स्केल के लिए अप्लाई करते हो या बॉडी के लिए, ठीक है। 300 से लेकर 4000 तक भी हो सकती है चालान फ़ी जो है इनिशियल, तो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको प्रोसेसिंग चालान फ़ी डिफरेंट, पाकिस्तान में डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट पे करते हैं। CSS के लिए अलग, PMS के लिए अलग, MDCAT के लिए डिफरेंट फ़ी होती है। इस तरह टीचिंग फ़ी जो है उसके लिए अलग, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, कंप्लीट ऑनलाइन सबमिशन स्ट्रिक्टली बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले, डेडलाइन होता है एक्चुअली वो जो लास्ट डेट जहाँ से उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी कोई नई टीचिंग वैकेंसी आती है, तो उसकी जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म होती है, जो प्रोसेस, वो 1 या 1.5 मंथ तक चलता है। तो डेडलाइन के बाद आप नहीं कर सकते, तो कोशिश करें ऑनलाइन सबमिशन जो है वो कंप्लीट कर ले डेडलाइन से पहले। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो है, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट टारगेट बोर्ड। दूसरा पाइपलाइन में से जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है। KPK में डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि 45 मार्क्स का भी है, एक है 75 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स की जो टोटल आती है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एक्चुअली 3 पोर्शन पे मुश्तमिल होती है हर एक टेस्ट। मेजरली अगर हम बात करें, मेजरली, ठीक है, तो इतने इनमें सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है 50%, वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। ये कभी कभार आता है 60%, ठीक है। अगर हम SST की बात करें, सब्जेक्ट नॉलेज जो कि 50% आता है, ये सबसे मेजर पोर्शन आता है। सब्जेक्ट नॉलेज की मुराद है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, तुम्हारी जिसने आपने मास्टर किया है उसी लेवल के अकॉर्डिंग आती है, जो भी आपका स्पेसिफिक डिसिप्लिन हो, चाहे आपका फिज़िक्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने BS या मास्टर कंप्लीट किया हो, तो तुम्हारे अपने सब्जेक्ट में यहाँ से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपके लिए इजी है। जिसकी कोई भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन हो, सब्जेक्ट नॉलेज की MCQs के लिए इतना मैटर नहीं करती। हाँ, यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसे हैं जैसा कि प्रोफेशनल टेस्ट होती है, जिसमें 30 या 20% पेडागोजी आती है, यानी टीचिंग मेथोडोलॉजीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट। किसी ने अगर B.Ed किया हो, सिर्फ किया ना हो बल्कि उसमें कुछ पढ़ा भी हो B.Ed के अंदर, तो इस तरह के MCQs के लिए काफ़ी ईजी होती है। बाज़ लोग B.Ed नहीं करते लेकिन ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होता। फिर चीज़ जो आती है वो है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश चाहे आप जो भी आपका डिसिप्लिन क्यों ना हो, पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट हैं
जितनी भी टेस्ट है इंग्लिश उसमें ज़रूरी है, ठीक है। 20% इंग्लिश उसमें लाजम आती है। अच्छा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज खासकर एसएसटी पीएचडी के, इसके ऊपर चलो मैं अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, पीएचडी के ऊपर अलग। इस ये एक जनरल वीडियो है जिसके ऊपर मैं सारे पोजीशन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 20% इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एक स्ट्रेटेजिक नोट ये याद कर लें, फॉर लेक्चरर कैंडिडेट्स मास्टरिंग द कंबाइंड सब्जेक्ट प्लस पेडागोजी एमसीक्यू सेक्शन इज द अल्टीमेट हर्डल टू शॉर्ट लिस्टिंग, राइट। शॉर्ट लिस्टिंग के इसके लिए ज़रूरी है जो लेक्चर कैंडिडेट है कि वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ पेडागोजी के एमसीक्यू सेक्शन को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले, इसको मास्टर कर ले, क्योंकि वहाँ पे पेडागोजी से भी क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। पेडागोजी और इंग्लिश ऐसे पोर्शन है जहाँ से एमसीक्यूज जो है वो पीएचडी के टेस्ट के अंदर भी आती है, प्राइमरी स्कूल टीचर के से जो टेस्ट होता है उसके अंदर भी आ जाती है एमसीक्यूज, साथ में लेक्चरर के अंदर जो टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी आ जाती है एमसीक्यूज। तो आपने दोनों को प्रिपेयर करना है। स्टेप 3 जो है वो पाइपलाइन के अंदर वो है पैनल इंटरव्यू, द एक्सपर्ट पैनल फाइनल इंटरव्यू। तो पैनल इंटरव्यू 3 चीज़ों के ऊपर एक्चुअली क्या करती है, यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर अराउंड ये घूमती रहती है। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मास्टरी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीज़ें देखी जाती है यहाँ पे। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका डीप कन्वर्सेशनल कमांड होना चाहिए, आपके एकेडमिक फील्ड में बियॉन्ड योर रूट मेमोराइजेशन, आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हो, आपने सिर्फ चीज़ें याद नहीं की हो, बल्कि आपके एकेडमिक फील्ड के अंदर एक प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में क्या देखा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस एंड अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू मैनेज क्लासरूम एंड रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन, राइट। वो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में ये देखना चाहते हैं क्योंकि आप एक स्कूल में, एक क्लासरूम के अंदर, एक इदारे के अंदर एंटर हो रहे हो, तो क्या आपकी अंदर जो इतनी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है कि अपने प्रेजेंस को एक अच्छे अथॉरिटी के साथ प्रेजेंट कर सको स्टूडेंट के सामने, इदारे में टीचरों के सामने, वो भी देखना चाहते हैं। वो इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें असेस करना चाहते हैं, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए वो देखना चाहते हैं इंटरव्यू के अंदर ताकि वो जान सके the ability to articulate complex concept clearly and effectively to an audience, right। तो क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है कि मुश्किल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के सामने पूरा असरअंदाज से आप बयान कर सको। जिस टीचर की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है वो स्टूडेंट को अच्छी तरह समझा सकते हैं, फ्लुएंटली, स्मूथली, क्लियरली चीज़ें डिलीवर करते हैं, सारे लेक्चर्स को, कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल अल्फाज में समझा सकते हैं वो लोग। तो इंटरव्यू में सब्जेक्ट नॉलेज, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। ब्यूरोक्रेटिक रोल और स्ट्रेटेजिक रियलिटी क्या है? देखो, ब्यूरोक्रेटिक रोल अगर हम लोग देखें, लेक्चरर के लिए ओनली मास्टर एमफिल इज रिक्वायर्ड, राइट। नो एक्सपीरियंस नीडेड, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो। फॉर लेक्चरर जो फोकस है रिलेंटलेसली ऑन योर एमएससी, एमफिल, जीपीए एंड एमसीक्यू टेस्ट, द स्क्रीनिंग टेस्ट इज द प्राइमरी फिल्टर। पेडागोजी एंड सब्जेक्ट नॉलेज विल मेक यू और ब्रेक योर एप्लीकेशन। ये याद रखें, अब चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन लेक्चरर पोस्ट के लिए आपका जितना भी नॉलेज है, आपकी जितनी भी जो आपकी फिल्ट्रेशन होगी, आप फिल्टर हो गए 3 चीज़ों की। आपके कितना जीपीए आपने लिया था, आपने कौन सी डिग्री की है, सिर्फ बेस है आपके पास या एमफिल भी है, आपने क्या पेडागोजी जो नॉलेज है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, वो किस तरह है। ये चीज़ें जो है आपका जीपीए, स्ट्रांग एकेडमिक बैकग्राउंड, जीपीए, साथ में आपका डिग्री कौन सी है, क्वालिफिकेशन, और साथ में आपकी पेडागोजी के नॉलेज। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये तुम्हारा प्राइमरी फिल्टर चीज़ है, बाकी चीज़ें आपकी हो जाएगी, याद रखें। तो ये आपको या ब्रेक भी कर सकती है, बना भी सकती है, छोड़ भी सकती है अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हो। ये याद रखें, ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। ब्यूरोक्रेटिक रूल ये भी कहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या पीएचडी रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशन स्ट्रिक्टली क्या है, नेल फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट, वो स्ट्रिक्टली इतना फॉलो नहीं करते इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन ये तो पेडागोजिक रोल है। स्ट्रेटेजिक रियलिटी क्या है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हाई कम्पिटिटिव पब्लिक यूनिवर्सिटी स्ट्रांगली प्रेफर कैंडिडेट हु ब्रिंग एग्जिस्टिंग टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, कम्पिटिटिव, हाई कम्पिटिटिव पब्लिक यूनिवर्सिटी, वो प्रेफर करती है उन कैंडिडेट को जो अपने साथ
पीएचडी के साथ साथ क्या लेके आए, टीचिंग एक्सपीरियंस और अब पब्लिश जो जिनके रिसर्च पब्लिश उसने की है उसका एक पोर्टफोलियो वो लेके आए। ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी, ये याद रखें। आजकल के दौर में जो टीचर अगर गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो तीन चीज़ें मैटर करती है, उसका एजुकेशन कितना है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है और किस इदारे से है, ये भी मैटर, उनका टीचिंग पोर्टफोलियो किस तरह है। ये ना हो टीचिंग पोर्टफोलियो तो आप अपने लिए एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं या वेबसाइट भी बना सकते हो एआई के थ्रू, जहाँ पर आप कम से कम 10-15 लेक्चर अपलोड कर सकते हो एज अ टीचिंग पोर्टफोलियो, ताकि स्टूडेंट लोगों को पता चले आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी किस तरह है, कैसी है, वो ये देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, मेंटेन योर स्ट्रेटेजिक एज, ब्यूरोक्रेटिक रिक्रूटमेंट इज ए मैराथन ऑफ प्रिपरेशन, टाइमिंग, प्रिसीजन, इक्विप योरसेल्फ विद द राइट रिसोर्सेज इन ऑनगोइंग गाइडेंस। ये याद रखें, आपने आपको एक अच्छे रिसोर्सेज के साथ और आपको इक्विप कर ले, ऑनगोइंग गाइडेंस लिया करे, रहनुमाई डिफरेंट लोगों से, जगहों से, यूट्यूब से, डिफरेंट इदारों से, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, अपने टाइमिंग को, सबको एक अच्छा प्रिसाइज रखे, ठीक है। तो होगा क्या, आपने अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, ख़ुद को अपडेट रखोगे, आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, टीचिंग एक्सपीरियंस कहीं पे जाके आप हासिल कर रहे हो, तो आपके लिए इस तरह के टेस्ट में अच्छा स्कोर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं आपको लास्ट में ये कहूँगा, सब्सक्राइब टू द ग्लोबल एग्जाम इन टीचिंग हब फॉर कंटिन्यूअस अपडेट, टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड करियर गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ इस तरह के नहीं बल्कि डिफरेंट कोर्सेज, IELTS, PTE, टीचिंग सर्टिफिकेशन, टीचिंग क्वालिफिकेशन, डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप क्यूरियस हो कि चलो मैंने कंप्लीट की है BS या MPhil या PhD, तो पाकिस्तान के अंदर टीचर्स की क्या सैलरी हो सकती है, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ये इनका थंबनेल है, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, सर्च कर लें, या आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश टीचर की सैलरी कंपैरिजन यहाँ पे की है, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, साथ में लैंग्वेज सेंटर के अंदर भी, और पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर भी डिफरेंट इंग्लिश टीचर की सैलरी कंपैरिजन मैंने की है पाकिस्तान के अंदर। आप जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इंग्लिश टीचर की इतनी सैलरी है, हमारी क्या हो सकती है। तो आई होप ये इस तरह के लेक्चर वीडियोस आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे जाके आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। मेरी कोशिश होगी कि हम आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर लो इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी अगर मुझसे लेक्चर के दौरान कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन रह जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ ट्राई टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगा दोबारा इसके ऊपर गो थ्रू करने की, इसको देखने की, क्योंकि मैं भी इंसान हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।